खास करके मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि उसमें आपका अनुभव क्या कहता है कि एग्जामिनेशन का फोकस कहाँ है? इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारा करंट अफेयर्स से इट्स कनेक्टेड है. अगर हमारा देश में इंडिया इज़ हैविंग सम कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस विद फॉर एग्जांपल विद द आसियान नेशंस, सो वो न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में आगे बढ़ते हैं, यो इसके बारे में न्यूज़ होता है. सो देयर इज़ अ 70 to 80% चांस दैट समथिंग विल बी आस्क्ड अबाउट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज़. And one more thing is, we may have a positive relationship, we may have negative relationships, like जो international relationship में कहते हैं कि we cannot choose our neighbors. So हमारा आंसर का अंत यही होना चाहिए कि हमारा एक पॉजिटिव विजन है. फॉर एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो, चाइना के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो. यू कांट से दैट दिस वी कैन नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद दिस नेशन. सो आप एक ब्यूरोक्रेट बन रहा है. आपके एग्जामिनर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर इन यू. सो यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन टू गिव इन द एंड दैट हमारे पास ये हो रहा है और ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये ठीक करने से ऐसा हम आगे बढ़ जाएगा, मिल जाएगा इसका. पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जो पेपर है काफ़ी करेंट्स बेस का नेचर है, इसके बारे में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? पेपर 3 में यही रिस्क है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बट लेकिन इसमें भी ये स्ट्रैटेजी अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स में फोकस कर सके. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका चंद्रयान ये मिशन हो रहा है हमारे ये टाइम पे, ये एग्ज़ाम के टाइम पे. सो इससे एक साल क्लियर है कि देयर इज़ 90% चांस ए क्वेश्चन विल कम समथिंग फ्रॉम द स्पेस टेक्नोलॉजी. डिस्कशन में अभी जी. तो आप अखबार पढ़ रहे हैं और उसमें जो टर्म्स है जो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सब के बारे में बहुत सारा जानकारी होते हैं ये अखबार से. वो बहुत सारा आर्टिकल्स भी होता है. सो वो जो मेंशन किया गया है वहाँ पे वो नोट करके अगर आप गूगल सर्च करें और गुड बुक सर्च करें तो आपको जानकारी मिलती है. और उन सब से एक छोटा छोटा नोट बनकर एक नोटबुक में अगर आप इफ़ यू कीप इट लाइक दैट, इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट 100% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू कवर लाइक दैट, क्योंकि थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जानकारी भी होना चाहिए. लेकिन यूपीएससी में किसी को 100% नहीं मिलता. आपको पता है कि ये हाईएस्ट मार्क में भी ये 50 to 55% है. सो इसके अधिक से किसी को नहीं मिलता. So 70% of the questions will be covered from those scientific things which are being discussed in day-to-day events and newspapers. Same happens with the economy also. Economy Exactly. also is something. It's interesting बात है. पेपर 3 जो है इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है. तो ये सारे डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं सारा पेपर जो है. और नेचुरली इसको करंट से कनेक्ट करना और पॉइंट बना कर रखना आपने ठीक है. नॉट ओनली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बल्कि इकोनॉमी में. और कोई इसके लिए बहुत स्पेशलाइज स्टडी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई साइंस का स्टूडेंट उसको इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, जो आर्ट्स का है तो उसको साइंस में प्रॉब्लम आएगा. बट पेपर का नेचर ऐसा है कि कुछ यदि बेसिक कॉमन सेंस डेवलप्ड है तो दिस पेपर कैन बी वेरी नाइसली हैंडल दैट. एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4, उसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? बेसिकली एग्जामिनर आपका पर्सनालिटी देखना चाहते हैं. आप किस तरफ का आदमी है. आपके पास ये क्वेश्चंस रहेगा कि एक ब्राइबरी के बारे में, करप्शन के सिचुएशन बारे में दे दिया कोई. हाँ. और ये मेडिकल एथिक्स के बारे में भी पूछ रहे थे एक बार हमारे एग्ज़ाम में. सो इसलिए आपके पास अगर ये साइंटिफिक नॉलेज और प्रॉपर रूल के बारे में नहीं, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज देन ऑल्सो आप लिख सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए. और इसमें भी मैंने बता दिया था कि 1, 2, 3 तरफ का ऑप्शंस आपको दे सकता है. मुझे करना चाहिए कि इस तरफ से इस सोल्यूशन करना है, अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे इस तरफ इसको सोल्व करना चाहिए. और मुझे लगता है कि इसमें से, इन सोल्यूशंस में से ये सोल्यूशन बहुत द बेस्ट वन है, इसलिए मैंने ऐसा करना चाहता है. तो सब आंसर्स में आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, लाइक आप सोचते हैं कि ये अच्छा हो रहेगा अगर मैं ऐसा करे तो, और ये लोग ऐसा करें तो ये अच्छा हो रहेगा. दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी आर टेस्ट इन दिस. बेसिकली यू हैव टू राइट द आंसर एज इफ यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. वो अपने आप पे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं ये कर रही हूँ. यानी कि छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बना करके और हम वाइजली अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो
सफलता हासिल की जा सकती है। हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं स्टूडियो में, जानेंगे कि वो कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो क्या टिप्स रेनू से लेना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी लौटते हैं। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं रेनू जी से, जो हमें अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में बता रही हैं, किस तरह उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी की है। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कई ऐसे युवा जो कि आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन प्रतिभागियों को क्या टिप्स रेनू जी से मिल सकते हैं, आइए उनके सवाल ले लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। प्रीलिम्स में जो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट होते हैं, और उसमें से कभी कभी तो हम जो 1 या 2 फैक्ट्स भूल जाते हैं या 1-2 फैक्ट्स हमें नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए? आपके पास 4 चॉइसेस होता रहता है, उसमें से आपको ये क्लियर है कि ये 2 चॉइस रॉन्ग हैं, तो आपके पास 50% चांस है कि ए और बी से एक ही है आंसर। अगर आपको तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है कि ये है, तो आप अटेम्प्ट करना इज़ नॉट ए बैड थिंग टू डू। बट आपको ये याद रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आपको कुछ नहीं जानता है, ABCD के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो इट्स बेटर नॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। और आप देखना चाहिए कि आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है जिनमें आपका आंसर आपको पता है। अगर आप ये इसमें स्ट्रॉन्ग है तो इट्स बेटर टू अवॉइड क्वेश्चंस विच यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक आईएएस स्टूडेंट के लिए एनालाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कि उसकी एनालाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो आंसर राइटिंग के लिए हो या डिसीजन के लिए हो। तो वो एनालाइजिंग पावर हम कैसे बिल्डअप करें, कैसे स्ट्रांग करें? देखिए, हर चीज़ जो है एक अभ्यास की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि पढ़ने के बाद थोड़ा समय आपको सोचने का टाइम निकालना चाहिए और फिर लिखने का निकालना चाहिए। 2 घंटे पढ़ाई की तो 15 मिनट बैठ कर उसके ऊपर सोचा कि हमने क्या किया और उसको लिखने के। इसमें ज़रूरी है कि उस चीज़ को अप्लाई करके देखना कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं अल्टीमेटली उस समाज में कहीं न कहीं किसी को काम आना है, या आप उस पर कोई डिसीजन लेंगे या उस पर कोई आप समस्या का समाधान करेंगे। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, किसी समस्या के बारे में क्रिटिकली जो सिचुएशन में कैसे आप क्या समाधान लेके ऑप्शन लेके आएंगे, इसकी ज़रूरत है। इसलिए जब भी आप संवेदनशील रहना चाहिए समाज में, जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आपके आसपास कुछ होता है या आप किताब में कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है और इसमें समाधान कैसे आ सकता है। तो जब इस तरह से दिमाग को एक्सरसाइज देंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में वो एनालिटिकल पावर डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से कई टिप्स रेनू जी से हमारे दर्शकों ने हासिल करे होंगे। रेनू जी, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्रा सर, आपने जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी, काफ़ी प्रतिभागियों को इससे फ़ायदा मिलेगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सक्सेस स्पीक्स में आज के लिए बस इतना ही। एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।